एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 19, 20 और 21 अगस्त का करंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा करंट जो है वो जितनी भी सरकारी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि आप उनके करंट के क्वेश्चंस जो उनमें पूछे जाते हैं इजीली उनको कर सकें। साथ ही साथ इनकी हम लोग पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत ने कितने किलोमीटर की रेंज वाले पूर्णतः स्वदेशी कामिकेज ड्रोन का अनावरण किया है? ठीक है, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका ऑप्शन डी है। ये भारत ने जो है वो अभी 1000 किलोमीटर की रेंज वाला पूर्णतः स्वदेशी कामिकेज ड्रोन जो है इसका अनावरण किया है। ये ड्रोन नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज या एनएएल बेंगलोर द्वारा इसका अनावरण किया गया है। और ये केमिकोज ड्रोन जो है इनको सुसाइड ड्रोन भी बोलते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, ये जहां जाते हैं वहां हमला करते टाइम क्या करते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। ये खुद को भी क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। और अभी हाल में जो गाजा में जो वॉर चल रहा है, उसके बाद से जो रूस यूक्रेन का विवाद चल रहा है, तो उन जगहों पे ऐसे ड्रोनों का क्या किया है, बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया गया है। इस वजह से ये चर्चा में है। और भारत ने अब क्या किया है, पूर्णतः स्वदेशी रूप से ऐसा ड्रोन बना लिया है जिसकी रेंज क्या है, 1000 किलोमीटर। और इसमें जो है वो भारत का स्वदेशी रूप से विकसित 30 एचपी 30 हॉर्स पावर का वोंकेल इंजन लगा है। और ये करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। और ये 25 किलोग्राम तक क्या ले जा सकते हैं, विस्फोटक ले जा सकते हैं। ठीक है, इनको आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। ठीक है, ये यूएवी जो होते हैं ड्रोन, वैसे ड्रोनों से ये अलग है, क्योंकि ये क्या कर लेते हैं, खुद को डिस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने पहली बार मंगल ग्रह पर किस चीज की खोज की है? ऑप्शन है आपके, नए खनिज, तरल पानी, जीवन के संकेत और वायुमंडलीय परिवर्तन। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका ऑप्शन बी है। वैज्ञानिकों ने अभी हाल में मंगल ग्रह पर क्या की है, तरल पानी या लिक्विड वाटर की खोज की है। अभी तक क्या करते थे ये लोग, बर्फ की खोज कर रहे होते थे। अभी तक पता चल रहा होता था कि मंगल ग्रह पर क्या है, बर्फ है, लेकिन अब इन्होंने लिक्विड वाटर की खोज वहां पर कर ली है। इनका अनुमान है कि मंगल ग्रह की जो बाहरी चट्टानी परत है उसके अंदर क्या है, तरल पानी के महासागर हैं। ठीक है, क्या है, तरल पानी के महासागर हैं। ठीक, और ये जो एक रिपोर्ट है वो मंगल ग्रह की मध्य परत में तरल पानी शीर्षक से क्या हुई है, एक पीएनएएस पत्रिका में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। और ये जो शोध है, इसमें शोधकर्ताओं ने नासा का जो एक लैंडर है, उसका नाम है मार्स इनसाइट लैंडर, नासा का मिशन था, उसके डेटा का उपयोग करके इन्होंने ये खोज की है। ठीक है, और अब चूंकि पानी की खोज हो गई है तो माना जा रहा है कि यहां पर जो मंगल ग्रह पर जीवन के साक्ष्यों की खोज चल रही है वो खोज भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर किस महत्वपूर्ण खोज का संकेत दिया है? जल संसाधन, मैग्मा महासागर के साक्ष्य, चंद्रमा के अंदर की गैसें और धातु के अंश। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये इन्होंने क्या किए हैं, चंद्रमा पर मैग्मा महासागर के साक्ष्यों की क्या की है, पुष्टि की है। जो प्रज्ञान रोवर है उसने ये खोज की है। ये प्रज्ञान रोवर जो है वो चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन कर रहा है, और जिसमें इन्होंने बताया है कि इस मिट्टी में फेरोन एनोर्थोसाइट चट्टानों की क्या मिली है, उपस्थिति मिली है। ठीक है, और ये जो चट्टान है ये क्या करती है, मैग्मा से बनती है। ठीक है, ये क्या बनती है, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे जो मैग्मा निकलता है, तो उन मैग्माओं से ये चट्टानें बनती हैं। ठीक है, और ये पृथ्वी पर क्या है, प्रचुर मात्रा में ऐसी चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, तो माना जा रहा है कि ये चट्टानें जो हैं वो चंद्रमा पर मैग्मा के प्राचीन महासागर की अवशेष हो सकते हैं। ठीक है, और इसके आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि अब चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी महत्वपूर्ण जानकारी भी शीघ्र ही हाथ लग सकती है। ठीक है, तो इस वजह से इस खोज को विशेष माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग जो फील्ड है उस क्षेत्र में एफडीआई कितने प्रतिशत घटकर रुपए 5,037 करोड़ रह गया है? ठीक है, कितने परसेंट घट गया है, 25, 20, 30 और 15।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी। ये जो 2023-24 है, इसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो 30% घटकर कितना रह गया है? मात्र 5,037 करोड़ रह गया है। इससे पहले वर्ष 2022-23 में ये करीब 7,194 करोड़ था। अब ये क्या हो गया है? कम हो गया है। करीब 30% ये क्या हो गया है? कम हो गया है। ठीक है। बाकी सरकार जो है इससे चिंतित है, और वो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में क्या करने के लिए, निवेश बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया है? 100% एफडीआई की अनुमति दे दी है। अब विदेशी कंपनियां जो हैं वो 100% क्या कर सकती हैं? एफडीआई कर सकती हैं फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में। ठीक है। तो आगे चलने से पहले आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, ये कंटेंट कैसा लग रहा है, आप वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपके पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो आप उससे संबंधित इंफॉर्मेशन भी कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों के लिए भारतीय दल का शेफ डे मिशन किसे नियुक्त किया गया है? कर्णम मल्लेश्वरी, सत्य प्रकाश सांगवान, दीपा मलिक और अवनी लेखरा। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये भारतीय खिलाड़ी हैं सत्य प्रकाश सांगवान जी। ठीक है। ये क्या है? पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारतीय दल जो गया है, उस दल के शेफ डे मिशन है। ये जो है वर्तमान में जो भारतीय पैरालंपिक समिति है पीसीआई, उसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। और ये जो है दल के शेफ डे मिशन के रूप में पेरिस गए हैं। और जो पेरिस पैरालंपिक में 84 पैरा एथलीटों का भारतीय दल गया है, उस दल का ये नेतृत्व करेंगे। ये आप लोग ये डिटेल याद रखिएगा कि जो पैरालंपिक खेल हैं उसमें कितने एथलीटों का दल गया है। तो 84 एथलीटों का दल गया है, और इन खेलों का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में होना है। ठीक है। कई बार ये पूछ लेता है कि ध्वजवाहक कौन रहेंगे। तो जो पिछला वीडियो है उसमें हम आपको बता चुके हैं कि भारतीय दल जो रहेगा उसके ध्वजवाहक कौन रहेंगे। आपको इसमें बता दिया शेफ डे मिशन कौन है, इसमें आपको तिथि बता दी है, कितने एथलीटों का दल है ये बता दिया है, और भारतीय जो एथलीट है वो करीब 12 खेल विधाओं में क्या करेंगे? प्रतिस्पर्धा करेंगे, पार्टिसिपेट लेंगे। तो ये सारे डेटा जो है वो इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इनको क्या कर सकते हैं? नोट डाउन कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, अथवा ये जो भी कंटेंट है उसको हमने जैसे आपको पहले बताया, ये सारा का सारा कंटेंट हम आपको एज इट इज पीडीएफ फॉर्म में भी प्रोवाइड कराते हैं। उसके लिए ये नीचे से जो संस्थान है उसका टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम है step_2_success। इसके साथ साथ नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप इस टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी ने महिला टी20 विश्व कप 2024 को बांग्लादेश से किस देश में स्थानांतरित करने का फैसला किया है? बांग्लादेश में जो अशांति चल रही है, राजनीतिक अशांति है, वहां पर दंगे वगैरह भी हो रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आईसीसी ने जो बांग्लादेश में टी20 विश्व कप आयोजित होना था उसको किसी अन्य जगह पर क्या किया है? ट्रांसफर किया है। आपको बताना है कहां किया है। भारत, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका ऑप्शन डी है। ये आईसीसी ने टी20 महिला विश्व कप 2024 को संयुक्त अरब अमीरात या यूएई में ट्रांसफर कर दिया है। अब ये मैच जो है यूएई के दुबई और शारजाह में खेले जाएंगे। ठीक है। हालांकि जो इसकी आधिकारिक मेजबानी है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ही करेगा, और तिथियां भी इसकी सेम है, 3 से 20 अक्टूबर के बीच में ही आयोजित होगा। इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है। बाकी जो 2023 का महिला टी20 विश्व कप है वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था, इस बार बांग्लादेश में आयोजित होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मच्छर दिवस 2024 का थीम क्या है? मलेरिया को खत्म करें, मच्छरों से बचाव, मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना और डेंगू का सामना करें। तो उसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन सी। ये इसका जो थीम है वर्ष 2024 का विश्व मच्छर दिवस, उसका थीम है मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करें। और ये विश्व मच्छर दिवस जो है ये प्रति वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। और ये दिन जो है नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है सर रोनाल्ड रॉस। इन्होंने एक खोज की थी जिसमें इन्होंने बताया था कि जो एनाफ्लिस मच्छर हैं इनके भीतर ही मलेरिया का परजीवी पाया जाता है। ये खोज की थी इन्होंने 1987 में, और इसी खोज की जो है याद में जो है ये 20 अगस्त को प्रतिवर्ष
जो है मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो थीम है, विषय है, वो है अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। ये इसकी जो है वो पूरी की पूरी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी, ये भारत के जो है वो 7वें प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी जी। इनकी जयंती जो 20 अगस्त को होती है, तो इनकी जयंती को ही क्या है, प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इन्होंने भारत के 7वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है और इनका जो कार्यकाल था वो इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई थी उसके पश्चात 30 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 के बीच इनका जो है वो कार्यकाल रहा है देश के 7वें प्रधानमंत्री के रूप में। और ये अब तक के देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, ये कई बार डेटा में पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रधानमंत्री कौन से नंबर का है। जैसे नरेंद्र मोदी जी भी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो ये किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं? कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्पेशली जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत आराम से पूछे जाते हैं। तो आप ये सारा डेटा भी साथ साथ में याद करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस उद्देश्य से दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है? ठीक है, ऑप्शन है आपके, वनों की कटाई को रोकना, नए पेड़ों के जलवायु प्रभावों को बढ़ाना, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फंड करना, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाना। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये नए पेड़ों के जलवायु प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से जो है वो विश्व बैंक ने दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है। ये जो करीब 225 मिलियन डॉलर के ये बॉन्ड है और इन बॉन्डों का उद्देश्य जो है अमेजोन के जो वन है उनमें पुनर्वनीकरण के लिए क्या करना है, धन जुटाना है, पैसा इकट्ठा करना है। ठीक है, और जो निवेशक होंगे उनको क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है वो नए पेड़ों का जलवायु पर जो सकारात्मक प्रभाव है उस प्रभाव से जोड़ेगा। और ये जो पेड़ है, नए पेड़ जो हैं, ये क्या करेंगे, वातावरण से कार्बन को कम करेंगे, जिससे क्या होगा, कार्बन क्रेडिट जनरेट होगा। और ये कार्बन क्रेडिट जनरेट होने के बाद जब इसकी बिक्री की जाएगी तो इस बिक्री से जो प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा किया जाएगा बॉन्ड धारकों को भी दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या किया है, कार्बन रिमूवल बॉन्ड जो है इन्होंने जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 700 मेगावाट का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो पूरी क्षमता से, फुल कैपेसिटी से जो है चालू हो गया है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे संयंत्र हैं लेकिन ये दूसरा संयंत्र है जो अपनी पूरी क्षमता पर चालू हो गया है। नाम बताना है आपको, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन और नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जो काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है इसकी चौथी यूनिट ने अपनी 700 मेगावाट की पूरी क्षमता से जो है इसने कार्य करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है। ठीक है, और इसका जो वाणिज्यिक परिचालन था वो 31 मार्च 2024 से चालू हुआ था। ठीक है, और अब ये पूरी क्षमता पर अपने काम कर रहा है और भारत जो है इसी डिजाइन पर 14 और 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। और इनका परिचालन जो है उम्मीद है वर्ष 2031-32 तक शुरू हो जाएगा। इनसे ऊर्जा उत्पादन स्टार्ट हो जाएगा वाणिज्यिक लेवल पर। बाकी अगर बात करें इन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की तो ये इनका संचालन जो है वो NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसके द्वारा किया जाता है। और अभी जो भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उनकी कुल क्षमता 8180 मेगावाट है और नंबर जो है रिएक्टरों का वो टोटल 24 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 और वर्ष 2023 का लता मंगेशकर पुरस्कार क्रमशः किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, 2 वर्षों के एक साथ घोषणा की गई है। AR रहमान और श्रेया घोषाल, उत्तम सिंह और KS चित्रा, विशाल भारद्वाज और सुनिधि चौहान, इलैया राजा और आशा भोसले। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये उत्तम सिंह और KS चित्रा जी को क्रमशः वर्ष 2022 और वर्ष 2023 का लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। ये संगीतकार हैं। ठीक है, जो उत्तम सिंह जी हैं संगीतकार हैं। ठीक है, और ये जो
के एस चित्रा जी हैं, ये पार्श्व गायिका हैं। इन दोनों को ये पुरस्कार दिया जाना है और ये पुरस्कार 28 सितंबर को इंदौर में एक समारोह आयोजित किया जाएगा। उस समारोह में इनको आधिकारिक तौर पर प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए की नगद राशि और एक प्रशस्ति पत्र क्या है दिया जाता है। इन पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1984 में और इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि क्या किया जाए, सुगम संगीत में कलात्मक उत्कृष्टता को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। इस उद्देश्य से जो है ये पुरस्कार शुरू किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2023-24 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष, ठीक है, या मेल जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? विराट कोहली, मोहम्मद शामी, रोहित शर्मा और केएल राहुल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये भारतीय जो टीम रही है अभी जो जिसने विश्व कप जीता है, उस टीम के कप्तान रहे हैं रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023-24 में। इसके अलावा कुछ और पुरस्कार हैं जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़ को, वर्ष का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर रोहित शर्मा, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जो है मोहम्मद शामी, ये वनडे इंटरनेशनल के हैं ओडीआई, और जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है टी20 का वो है फिल सॉल्ट, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है टी20 वो है टिम साउदी, न्यूजीलैंड के। ठीक है, तो इसमें 3 भारतीय खिलाड़ियों को और राहुल द्रविड़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इनके नोट्स बना लें, अथवा पीडीएफ के लिए जो है इस कंटेंट की पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम हमारे ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। बाकी आपको मुझे सारा कंटेंट कैसा लगा, ये वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स की वीडियो में इतना ही। बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।